नमस्कार। आज मैं आपका परिचय ऐसे साहित्यकार से करवाने जा रहा हूं जिनके 1 दर्जन तो प्रबंध काव्य हैं और 40 काव्य संग्रह हैं और ढेरों संस्कृत से अनुवाद भी। जी, मैं परिचय करवाने जा रहा हूं डॉक्टर संजीव कुमार से। डॉक्टर संजीव कुमार जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कारम। नमस्कार। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने हमें समय दिया ये साक्षात्कार के लिए। तो इसके लिए मैं अपनी ओर से और अपने श्रोताओं की तरफ से आपको आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद तो धन्यवाद। मेरी तरफ से भी आभार कि आपने ये अवसर दिया हमें। तो मित्रों, पहले मैं आपका संक्षिप्त परिचय देता हूं। ऐसे इनका अगर मैं पूरा परिचय देने बैठूं तो 4 घंटे निकल जाएंगे, तो मैं संक्षिप्त तो मैं अभी संक्षिप्त परिचय ही दूंगा। डॉक्टर संजीव कुमार हिंदी के जाने माने वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार हैं। इन्होंने दो उन्होंने 100 से अधिक किताबें लिखी हैं। ये बजाज ग्रुप में अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं और संप्रति इंडिया नेटबुक्स के चेयरमैन एवं सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं। अब जब मैंने आपको प्रबंध काव्य और ये सब चीजें देखी तो मैंने सोचा कि आपका फील्ड साहित्य होगा, लेकिन ऐसा नहीं। हम्म। आपसे मेरा पहला परिचय हुआ था, ये संकलन है उसके दो सौ संपादक इक्यावन के के रूप लिए। में दो और सौ उसके इक्यावन के लिए। प्रकाशक के रूप में। जी तो जी ये जी। व्यंग संकलन है। जी, तो इसका नाम है 21वीं सदी के 251 अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ व्यंग का। जी जी। तो पहले जी, और इसके बाद में तो मुझे आपको साहित्य संध्या में या मेलबर्न की साहित्य संध्या में स्वागत करने का भी मुझे अवसर मिला। बाद में मैंने जाना कि हो, आपने तो प्रबंध काव्य और पता नहीं कितने, अब मैं आपको लेखक कहूं या प्रकाशक कहूं या संपादक कहूं, क्या कहूं, यही मेरी समझ में नहीं आया। और मुझे ये इस बात का भी आश्चर्य हुआ कि एक व्यक्ति अपने एक ही जीवन में इतना सब कुछ कैसे लिख पाता है। वास्तव में आप एक व्यक्ति नहीं है, आप एक संस्था है। मैं तो यही अरे कहूंगा। हमारे आप जैसे दोस्तों का प्यार जो है ना मुझे प्रेरणा देता है और मैं लिख डालता हूँ। बड़ा सिंपल सा है। धन्यवाद जी। तो अच्छा, आप मशहूर पत्रिका अनुस्वार के मुख्य संपादक हैं और बीपीए फाउंडेशन के संस्थापक व अध्यक्ष भी हैं। आपकी अब तक हिंदी में कुल 107 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें 14 प्रबंध काव्य हैं। और प्रबंध काव्य यानी व्यक्ति के जीवन से मृत्यु तक पूरा डिटेल में होना होता है, बड़ी मुश्किल चीज है। 51 काव्य संग्रह, 10 बाल साहित्य, आलोचना ग्रंथ, अनुदित ग्रंथ, प्रसंग संग्रह, लोक और 15 लोक साहित्य शामिल हैं। इसके अलावा आपने 36 किताबें कानून के विषयों पर भी लिखी हैं। आपने महादेवी वर्मा साहित्य भारती पुरस्कार सहित आपको 40 से अधिक सम्मानों से नवाजा जा चुका है। अब मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि एक तरफ आप महादेवी वर्मा की भी आलोचना करते हैं, दूसरी तरफ से आप मुक्तिबोध की भी करते हैं। मुझे तो इन दोनों में केवल एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है कि दोनों के नाम म से शुरू होते हैं। अदरवाइज कहा महादेवी वर्मा में नीर भरी दुख की बदली ये संवेदना, और कहा दूसरी तरफ मुक्तिबोध जो कि यथार्थवादी लिखते हैं चांद का मुंह टेढ़ा है। अब आपने दोनों को कैसे, इन दोनों के क्षेत्र में एंटर होकर के आपने इसकी आलोचना लिखी है। मैंने सर थोड़ी इसके सी बाद कोशिश की है कि चांद का मुख टेढ़ा होने की बजाय थोड़ा और सीधा हो जाए। थोड़ा सीधा हो जाए तो बहुत जी धन्यवाद सर। आपको। तो आपकी हाल ही में प्रकाशित कृतियां खामोशी की चीखें, आज की मधुशाला एवं भानुमति काफी चर्चा में है, और एक मल्टीनेशनल प्रकाशक भी है और समाज सेवी भी है। तो अभी फिलहाल आप भारत में हैं। तो यानी हर साहित्यकार का जो सामाजिक दायित्व है, तो आपने खामोशी की चीखें, मैंने सुना कि आपने कश्मीरी पंडित की जी पीड़ा हाँ के जी हाँ। ऊपर लिखी। हाँ, जी, कश्मीर की जो दृष्टांत है तो वो है इसमें। जी, तो मैं आप कृपया यह बताइए कि आप अपने लेखन को
आप किस दृष्टि से देखते हैं? अच्छा प्रश्न है। एक हम्म। पिता से पूछा जाए कि उसके पुत्र को वो किस दृष्टि से देखता है, जी, तो सच्ची जी। बात तो ये है कि जैसे वो डायलॉग था ना कि हमें सब पुलिस वालों के चेहरे एक जैसे लगते हैं शोले में, तो वैसे ही मुझे अपनी सारी पुस्तकों के चेहरे एक जैसे लगते हैं। अब बेटे हैं, बेटियां हैं, जो भी हैं, तो कहीं किसी स्तर पर है, कहीं किसी स्तर पर, सब पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। तो ऐसा ही है कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है। हर पुस्तक का अपना एक इतिहास है, उसकी एक बैकग्राउंड है, और उस पुस्तक में आपको उसी बैकग्राउंड से संबद्ध कविताएं ज्यादातर मिलेंगी। उदाहरण के लिए, अगर खामोशी की चीख ले तो 52 की 52 का रचनाएं हैं उस किताब में, जिसमें से 50 रचनाएं जो हैं वो कश्मीर के दृष्टांतों पर आधारित हैं। हमारी एक बहुत जी, महत्वपूर्ण विद्वत हैं साहित्यकार, वो मेरी हर किताब पढ़ती हैं और उसके ऊपर अपना जो है जी, मंतव्य या अपना विचार या अपनी टिप्पणी देती हैं। रिटायर्ड प्रिंसिपल ऑफ ए डिग्री कॉलेज और खुद भी साहित्यकार हैं। तो उन्होंने ये हमसे दो प्रश्न पूछे, आप जी, कभी कश्मीर गए हैं? तो मैंने कहा नहीं। फिर दूसरा सवाल ये पूछा कि आप कभी किसी कश्मीरी व्यक्ति की दोस्ती रही है आपकी? हमने कहा नहीं। कहते तो फिर आपने कश्मीर इतना अच्छा लिख कैसे लिया? जी। दूसरी चीज उन्होंने कही, आप कभी कश्मीर फाइल्स वालों से मिले? हमने कहा नहीं। हाँ। कहते हैं कश्मीर फाइल्स वाले अगर आपकी किताब का फिल्म बनाते हैं तो कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। बिल्कुल उस तरीके की भावनात्मक जो रचनाएं हैं, वैसी चीज तो कश्मीर फाइल जैसी फिल्म में भी नहीं दिखती। बहरहाल अच्छा लगता है अपने बारे में अच्छी बातें सुन करके। तो उन्होंने अंत में ये कहा कि बहुत समय से मैं हिंदी से संबद्ध हूँ, सैकड़ों किताबें पढ़ी और लिखी हैं, लेकिन ये किताब ऐसी है जिसको पढ़ने के बाद मेरे आंखों में आंसू आए, मैं रोई जी। कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जी, बहरहाल पुस्तक आप सब लोगों के हाथ में है और उसके ऊपर आपके राय मगर शुमारी में आएगी, तो उसमें और अभी मैं ऐसे जी, ही किसी एक दूसरे टॉपिक पर भी लिख रहा हूं। जी। दूसरा टॉपिक है नक्सलबाड़ी। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया कश्मीर और टॉपिक नक्सलबाड़ी की जो स्थिति है वो काफी कुछ एक जैसी है, जहां पर है। उन पर अत्याचार हो रहा है जिनकी रक्षा करनी चाहिए। आपको एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ नक्सलबाड़ी से। जी। हाँ, मैं यही कह रहा था कि आप इसमें से कोई सैंपल सुनाइए कुछ। छोटी सी एक दो कविताएं हैं। टूट गई निर्मला वक्का। निर्मला हम्म। वक्का वहां के एक निवासी है, नक्सलबाड़ी क्षेत्र की, जी, जगह नहीं बना रहा। टूट गई निर्मला वक्का पुलिस से। पुलिस ने बनाकर झूठा केस, छीन ली उसकी जिंदगी। 12 वर्षों तक जी, वो पुलिस के अत्याचार की वजह से वो रही जेल में। न जाने किस कारण से पुलिस वालों ने जी, छीनी उसकी शांति, और इस तरीके के उपचार किए कि वो अब किसी उपचार लायक नहीं बचे। जी। जंगलों की हवा और वहां पर मिलने वाली जड़ी बूटियां बड़ी मूल्यवान होती हैं। गांव की औरतें छोटे छोटे समूहों में जंगल में जाती हैं ताकि कोई अकेले उनके साथ वो न कर सके जिससे वो डरती हैं। मगर फिर भी अभी हाल ही में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे लुटना ही उनकी जिंदगी है। जंगल के रक्षकों ने, पुलिस ने मिल करके उसको अगवा कर लिया, और 3 दिन बाद जब वो आई तो उसे पता नहीं था कौन वो है और कहाँ वो आई। जी। वाह। तो ऐसे दृष्टांत हैं कि डॉक्टर संजीव जी, मैं आपके प्रश्नकर्ता से भी ये प्रश्न करना चाहूंगा
कि क्या हरिवंश राय जी बच्चन ने कभी शराब को चित्तर कभी पिए, नहीं पिए, और फिर भी उन्होंने मधुशाला लिखी। तो बस यही गुण मैं आप में देख रहा हूं कि भले ही ऐसा फिजिकल संपर्क न रहा हो कश्मीर से, लेकिन कवि और साहित्य कहते हैं जहां जहां न पहुंचे कवि, जहां जहां ना न पहुंचे पहुंचे रवि रवि वहां वहां पहुंचे पहुंचे, कवि। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जी, जी जी। वहां पहुंचे कवि जी, मैं उसको उल्टा जी। तो यही बात जो है वो यहाँ पर लागू होती है। तो इसके बाद अ, आपके हिसाब से साहित्यकार का समाज में क्या दायित्व है? देखिए, साहित्यकार का जो दायित्व है वो ये कह सकते हैं कि एक आपने उदाहरण सुना होगा बिहारी जी के, कवि बिहारी ने लिखा था, उनके राजा जी को नई शादी हुई और वो दरबार में आना ही बंद कर दिया। तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन लिख के भेजी थी, नहीं पराग नहीं मधुर मधु जी, ही काल, और अली कली ही अली ते कली सी ही सो मध्यो, आगे ते कौन बदलो हवा। आगे कौन हवा। जी। राजा जी ने उसको पढ़ा, समझा हाँ और दरबार में वापस आ गए। हाँ। दूसरी चीज, एक एग्जांपल, एक गीत लिखा था, कौन सी, कपाल कुंडला थी ना, कितना उपन्यास, हम्म। जी। शायद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, उसके हाँ अंदर एक हाँ हाँ। गीत लिखा गया कपाल था। कुंड। जी। वो उसने सारी स्वतंत्रता संग्राम की धरातल बदल दी। जी। गीत था, वंदे जी। मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे आनंद आनंद मठ में। मातरम मगर सीतलाम सस्य हम्म, श्यामलम मातरम वंदे मातरम। जी। इसने कितना कुछ बदल दिया, या। स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदल दी, जी। और लोग हजारों की संख्या में एक के पीछे एक चलने लगे। साहित्य में बड़ा दम है, लेकिन वो दम तब पैदा होता है जब साहित्यकार की लेखनी में भी दम हो, जब उसे जी। जब उसे राजा की प्रशंसा ही न करनी हो, उनको उनके जी। दायित्वों का बोध भी कराना हो, और जो काम जी। वो बिना किसी विशेष उसके साहित्य के माध्यम से, साहित्य के उद्बोध से, साहित्य की पुकार से वो जागे और वो काम करें। तो साहित्यकार तो समाज का, हमारी समझ में कहना चाहिए, ब्रह्मा के बाद, ब्रह्मा तो जी। नर नारी की उत्पत्ति ही करते हैं, लेकिन उसके बाद जो जी। समाज बनता है, वो समाज बनता है लोगों के विचारधाराओं से, और विचारधाराएं तैयार करता है साहित्यकार। जी। ब- आप स्वयं को किस भूमिका में सबसे अधिक आप अपने को पाते हैं? जैसे कि प्रकाशक, संपादक, लेखक, कवि, देखिए, किस भूमिका में? देखिए भूमिकाएं जीवन में बदलती रहती हैं, ये आवश्यक नहीं है कि आप एक ही भूमिका में काम करें। अब अगर मैं अपने जी। व्यवसाय की बात करूं तो मैंने अकाउंटेंसी से अपनी लाइफ शुरू करी थी, और अकाउंटेंसी के बाद कॉस्ट अकाउंटेंसी में आए, फिर उसके बाद में हम जी। कारपोरेट मैनेजमेंट में आए, फिर उसके बाद जनरल मैनेजमेंट में आए, और उसके बाद रिटायरमेंट लेकर के साहित्य के क्षेत्र में आए, और साथ ही प्रकाशन से जुड़ गए। तो ये वक्त की बात होती, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। तो किस्मत जहां भी ले जाती है, हम वही पौध उगा लेते हैं। एक श्लोक है गीता महाभाष्य का, निर्वासनो जी। निरालंबो स्वच्छंदो मुक्त बंधना, निर्वासनो निरालंबो स्वच्छंदो मुक्त बंधना, संसार क्षिप्त बातेन चेष्टते शुष्क पर्णवत। तो हम इस सिद्धांत पर चलते हैं कि सब कुछ जी। करो, लेकिन किसी वासना से संबद्ध न हो, किसी लस्ट से, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो यश की हो, चाहे किसी भी चीज को। निर्वासन हो, निरालंब हो, ये मत सोचो कि दूसरा आदमी काम कर देगा, जो काम आपने करना है वो आप ही कर पाओगे, और आपको ही करना चाहिए। जी। स्वच्छंदो, सही। आप बंधे नहीं होने चाहिए कि उन्होंने ऐसे कह दिया तो आप वही करते चले जा रहे हो, कुछ अपना दिमाग भी लगाइए। ये जरूरी नहीं कि आप पूरी तरीके से किसी चीज को स्वीकार करें या पूरी तरीके से अस्वीकार करें, लेकिन अपने दिमाग का प्रयोग जरूर करते रह लें तो ठंडा हो जाता है।
अगली चीज है जी। मुक्त बंधना। अगर आपने अपने आप को बंधन में जोड़ दिया तो गड़बड़ हो गया। हाँ जी। किसी भी बंधन में, बेटे का बंधन पिता के साथ, बेटे का बंधन माँ के साथ, पति के रूप में बंधन पत्नी के साथ, बहन के साथ, या बेटे के साथ, या बेटी के साथ, आपको वो रिश्ता, वो बंधन तो रखना ही पड़ेगा जो आपकी ड्यूटी क्रिएट करता है या जो आपकी ड्यूटी से क्रिएट होता है। तो जी। आप जब पिता होते हैं तो आपका दायित्व तो अलग होता है, जब आप पति जी। होते हैं तो आपका दायित्व तो अलग होता है। अलग होता है जी। मनुष्य के लिए आवश्यक ये है, या हमारे लिए आवश्यक ये है, कि हम अपने इन दायित्वों का बोध करें और दायित्वों की संपूर्ति करें, और ये अपेक्षा नहीं हो कि जो हम कर रहे हैं उसके बारे में कुछ पलट के भी आएगा। जब आप बिना किसी वासना के, निर्वासनों होकर के कोई काम करते हैं तो वो चीज पलट के आपको जरूर कुछ अच्छा देगी, क्योंकि आपने अच्छा काम किया। लेकिन बोया जी। पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएं। जी। ज्योतिष में कहते जी। हैं यत्नम कालम दैवम। तो ये सब चीजों का जवाब है कि जब आप यत्न करेंगे तो उचित काल यानी समय आने पर दैवम यानी किस्मत आपको दे चुकेगी। जी। तो इसलिए काम करते रहो, काम करते रहो। मैथिलीशरण गुप्त ने कहा है, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समलो कि कभी ये व्यर्थ समझो न हो। जिससे ये व्यर्थ न हो। जी। समलो ना अलभ्य किसी धन को, नो ड्रीम इज टू बिग, ये आप अचीव नहीं कर सकते। जी। बशर्ते कि आपकी उतनी विल पावर होनी चाहिए, उतनी शक्ति होनी चाहिए, और उतना जुझारूपन होनी चाहिए। जी। जी। बहुत बहुत सुंदर। मैं आपको ये पहली बार लेखन की प्रेरणा कहाँ से मिली? लेखन की प्रेरणा के संबंध में हमारे दो तीन पॉइंट हैं जो मैं बताना चाहूंगा। पहली चीज तो एक, मेरी माँ भी लेखक थी, बड़ी छोटी लेखक थी। वो अपने मन से भजन लिखना, गीत लिखना, ये वो मैंने बचपन में ही उनको देखा, और किस तरीके से वो गीत और भजन गा के सुनाती थी अपने दोस्तों के बीच में, वो भी मैंने देखा। तो हो सकता है शायद थोड़ा बहुत प्रभाव, पहला प्रभाव वहां पड़ा हो। दूसरा, मेरे जो मामा श्री थे गोविंद प्रसाद त्रिपाठी अनल, उन्होंने उस जमाने में 5 या 6 किताबें लिखी, 5 या 6 किताबें लिखी जो कविता पर थी। और उसके बाद उन्होंने समन्वय दर्शन के बारे में एक नई पीठ का निर्माण किया, और उसके ऊपर उन्होंने काफी शोध कार्य किया, काफी काम किया। मुझे थोड़ी सी प्रेरणा उनसे भी मिली। और तीसरी चीज ये कि मैं शौकीन था पढ़ने का, और उस पढ़ने के शौक में हमारे पिताश्री लेक्चरर थे, हिस्ट्री के लेक्चरर थे इंटर कॉलेज में, तो मेरे को एक्सेस था पूरे लाइब्रेरी में। तो मैं ऐसी मन जो आता, जो अच्छी लगती किताब मैं उठा लाता और उसको पढ़ता। रिजल्ट ये हुआ कि 11th 12th क्लास में मेरा रिजल्ट जो था ना वो भेंट चढ़ गया। तब तक हम काफी कुछ लिख चुके थे, पढ़ते थे तो लिखते भी थे। तो एक दिन मेरे पिताश्री ने क्या किया, वो सारी मेरी बोरी उठाई, आंगन में रखी, मिट्टी का तेल डाला और उसमें दिया सिलाई छुआ दिया। कहले बन लो कवि, बन लो कवि। उनको इतनी बार समझाया कि कविता करने से जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम कहाँ कविता के चक्कर में पड़े हो, क्या बोलते हैं, रह गए चुप। तो वहां पर वो एक हमारे लेखे का सारा जाना विनष्ट हो गया। तो इससे दो प्रकार की स्थिति पैदा हो सकती थी। पहली वो कि आप चूक जाते, सरेंडर कर देते। मेरे मन ने सोचा कि सरेंडर किस बात का, जो मेरा मन है वो मुझे करना चाहिए, और मैं किसी को परेशान तो नहीं कर रहा। मैंने फिर से लिखना शुरू कर दिया। तो ये एक रिएक्शनरी राइटिंग हो गई। तो तीन ऐसी चीजें हैं जिनको मैं याद कर सकता हूँ कि जिन्होंने हमको लिखने की प्रेरणा ज्यादा दी। और आखिरी चीज ये कहना चाहूंगा, जब मैं 1975 में था, मैं इंटरमीडिएट कर लिया था, बीकॉम में एडमिशन लिया था, उसी दरमियान मैंने एक कविता लिखी। जी। तो फिर से एक बार मैं अपनी उस कविता के बोल पढ़ देता हूँ।
प्राण तेरे प्राण जी की मैं एक इच्छा हूँ, द्वार पर तेरे खड़ी हूं मैं प्रतीक्षा हूँ। शून्य है पथ स्नेह लत पथ वाह देखती रथ में, शून्य है पथ स्नेह लत पथ देखती रथ में, प्राण तेरे प्राण का प्रण लेखती अजमें। तो ये हमारी भाषा शैली थी जब हम 15 साल के थे और जब हमारी पहली कविता छपी थी। दूसरी कविता सरिता में छपी जी मेरे जीवन का मधुर काल बन गया मुझे अली महाभारत। वाह क्या बात है, तो ये क्या उस समय बात की है। रचना थी। प्रारंभिक रचनाओं में संक्षेप में कह जी सकते हैं कि छायावाद का काफी प्रभाव रहा और मैंने सबको पढ़ा। जी महादेवी जी को अपने, पहली बात तो ये कहूंगा कि लेखन को उसका सही स्तर देना इसलिए आसान और संभव नहीं है क्योंकि हर लेखन की अपनी एक उद्देश्य होती है, एक लक्ष्य होती है, एक शैली होती है, एक भाषा होती है, एक विषय विन्यास होता है। तो मैं अगर किसी किताब पर लिख रहा हूं, किसी विषय पर लिख रहा हूं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि दूसरा आदमी उसी प्रकार से लिख सकता है, उसे दूसरा नजरिया लेना ही होगा। एक ही नजरिए पर सब लोग नहीं लिख सकते। यहाँ तक कि राम की लीला पर सबने लिखना प्रारंभ किया तो वाल्मीकि की रामायण कुछ होती है, रामचरितमानस कुछ होती है, कम्मन रामायण कुछ होती है, आनंद रामायण कुछ होती है, तो जी सबके अलग अलग व्यू होते हैं। जैसे हमने एक बड़ी जी कंट्रोवर्शियल लिखी किताब माधवी। माधवी। माधवी जी महाराजा ययाति की पुत्र थी और इसके जीवन के बारे में बड़ा ही बहुत खतरनाक चीज है। 200-300 पन्ने की मेरी किताब है, ये प्रबंध काव्य की जगह इसको महाकाव्य कहूंगा मैं, क्योंकि मैंने पूरे जीवन का सिलसिला उठाया है। तो जी माधवी पर कविता नहीं लिखी गई, इसके अलावा ये पहली कविता मैंने लिखी। एक उपन्यास आया और एक नाटक आया भीष्म साहनी का। तो इसमें हमने उनके जीवन को लेने का प्रश्न किया। अब सवाल ये कि तीनों लोगों के उद्देश्य अलग अलग थे। एक कविता लिख रहा था, महाकाव्य लिख रहा था, दूसरा आदमी जो है नाटक लिख रहा था, और तीसरा आदमी जो है एक उपन्यास लिख रहा था जो डायरेक्टली प्रेजेंटेबल नहीं था बट इनडायरेक्टली कोणार्क को प्रेजेंट किया प्रतिभा राय ने। जी तो किसी के काम को कम नहीं आंका जा सकता, ना उन्होंने किसी ने कम आंका लिखा, ना हमने कम लिखा है। हमने ऐसे ही लिखा कोणार्क पे। हमारी जो एक किस पुस्तक है प्रबंध काव्य, वो कोणार्क है। एक पुस्तक है हमारी वासव दत्ता। वासव दत्ता बौद्ध धर्म के जी प्लैंक पर मैंने लिखी है। छोटी सी किताब है लेकिन उसकी जो जी आलोचना तैयार की गई है या शोध पत्र लिखा गया है वो उस किताब के से 3 गुना बड़ा है। अभी लेटेस्ट हमने एक जो किताब लॉन्च की है वो है भानुमति। जी जिनसे जिनसे बात जी हुई जी ज्यादातर लोगों ने ये बोला ये भानुमति कौन है। तो मैंने कहा जी यही प्रश्न मेरे दिमाग में आया था कि भानुमति कौन है, तो ये बताना चाहिए ना कि भानुमति कौन है। मैंने कहा मैंने जी पूरी रामायण महाभारत पलट डाली, कहीं पर भानुमति का नाम ही नहीं है। शांति पर्व में एक बार गांधारी अपनी बहू के बारे में जरूर कहती लेकिन बहू का नाम नहीं लेती। और वो कौन थी? सबसे महत्वपूर्ण जी कैरेक्टर मेरे दुर्योधन की बात। दुर्योधन की बीवी भानुमति। अब जी इस चरित्र को किसी ने देखा नहीं, बड़ा ही अभूतपूर्व चरित्र है। जी तो मैंने उसके ऊपर अभी कविता कंप्लीट की है। फिर जी मेरे मस्तिष्क में आया कि ये रावण जो था इसने आखिरकार ऐसा क्यों किया। तो उसके विचार में, उसके मन में कुछ ना कुछ तो पैदा होना चाहिए कि कल से मैं लड़ने जाऊंगा। ऐसे समय जब आखिरी समय आ जाता है तो जैसे दिए की बाती बड़ी तो जोर से जलती है, तो वैसे आदमी की जो यादें होती हैं बड़ी जोर से सामने आती हैं। तो मैंने वो क्षण उठाया, हाँ जी जी पूर्व संध्या रावण की मृत्यु की, और उससे पूरा फ्लैशबैक में उसका पूरा लाइफ लिया और ये दिखा, अच्छा इसमें निष्कर्ष निकाला। जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रावण जो है ना वो पथ भ्रष्ट या मत भ्रष्ट नहीं था, परिस्थितियां थी, जी उसके जी आकांक्षाएं थी, उसके एम्बिशंस थे, हाईली एम्बिशियस पर्सन, कि उसने अपने आप को एक छोटे से गांव विसरक से पैदा होकर और पूरे त्रैलोक्य पर राज किया। दूसरी चीज जो हमने डेरिवेट करी वो ये कहती है कि रावण और राम में जो लड़ाई हुई थी वो सीता के लिए नहीं हुई थी। सीता तो एक साधन मात्र थी, ये लड़ाई तो देवासुर जी संग्राम, जहां देवताओं ने किसी जी प्रकार से घेर करके राम से मरवा दिया।
तो ये पुरानी जो जी किंगडम्स हैं, किंगडम्स के बीच की लड़ाई थी, इसके लिए रावण को मारना था, इसके लिए राम को मोहरा बना करके भेजा गया। और जी राम कभी नहीं जीत पाते उससे, किसी भी हालत में, कितने भी बड़े भगवान होते हैं वो कभी नहीं जीत पाते अगर रावण विभीषण उसको नाभि कुंड के बारे में नहीं बताता, जी जी। है ना। तो हाँ इस तरीके की चीजें जो है बहुत सी प्रकाश में नहीं आई। एक ने लिखा, दूसरे ने नहीं लिखा, तीसरे जी ने लिखा, चौथे ने कुछ और लिखा। तो ये हम क्या करते हैं कि जी ऐतिहासिक घटनाओं और इन सूचनाओं को एकत्र करके, उनका प्रोसेसिंग करके, जैसे मैनेजमेंट सिस्टम में क्या था, कास्ट अकाउंटेंट हो ना, उनकी प्रोसेसिंग करके उससे एक जी नया कास्ट शीट तैयार कर देते हैं। जी। आखिरी बहुत बढ़िया। आखिरी उदाहरण दूंगा। अपनी अगली हाँ एक और किताब है जिसको अहिल्या के आधार पर लिखा गया है। अहिल्या के जी इतिहास या उसकी स्टोरी तो आप जानते ही हैं। जी उसका निष्कर्ष ये है कि अहिल्या पाषाणी हो गई, इंद्र को श्राप दे दिया, और गौतम ऋषि बहुत अच्छे थे। जी मैं उस आदमी को कैसे अच्छा मान लूं जो हरिहर झा के नाम से संजीव कुमार से मिलता है, और संजीव कुमार उनको एक जिम्मेदारी देते हैं एक छोटी सी बच्ची की, कि ये बच्ची हमको मिली है और ये हमारे पास तो देखने का साधन नहीं, मैं तो ऋषि हूं, तो झा साहब आप देखो इसको, इसका लालन पालन आपके जिम्मे है। जी 16 साल, 17 साल, 18 साल झा साहब उसकी लालन पालन करते रहते हैं, और फिर उसे एक दिन लेकर के उसी पिता के पास पहुंचते हैं। इन 16-17 सालों में लड़की ने गौतम ऋषि को या आर्य झा को क्या कहा होगा? पिता ही तो बोला होगा, ऋषिवर बोला होगा, जी। ठीक है ना। वो पिता तुल्य थे ना। ऐसे व्यक्ति को, जिसने एक बच्ची को पिता तुल्य पाला, उसने किस तरीके से उसी लड़की से शादी करने का मन निकाला? तो लंपट गौतम ऋषि थे या इंद्र थे? आप सोच सकते हो झा साहब, जिसको आपने 18 साल पाला उससे शादी कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जो तपस्या करते हैं वो पता नहीं अपने मन को दबाते हैं, और वो दबाई हुई जो आग होती है वो वही भड़क उठती है। तो ऋषि जब बराबर काम नहीं करते हैं तो वो फिर ज्यादा दुर्वासा हो जाते हैं या विश्वामित्र हो जाते हैं, इस प्रकार के ऋषि हो जाते हैं। जी जी। तो हमने उसमें ये लिखा है कि आपने मुझसे शादी की तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारी भी कुछ जरूरतें हैं। हमने जब जब आपके सामने निवेदन किया तब तब आपने मुझसे कहा अभी तुम रजस्वला नहीं हो, या अभी तुम रजस्वला हो चुकी हो। तो मुझे क्या पता कि तन की मांग क्या होती है और वो कैसे पूरी होती है, लेकिन आपने तो हमें झुठला के रखा हुआ था ना, और ऐसे में मन डोल गया तो मैं क्या करूं। सही बात। कितने ही ऐसे किस्से हैं ऋषियों मुनियों के, इन्हें मन डोल गया तो डोल गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना को पाषाणी बना दिया जाए। जी जी जी। इस तरीके के कंट्रोवर्शियल इश्यूज के ऊपर अपने जो विचार हो सकते थे उनको लेकर के हमने प्रबंध काव्य लिखे हैं। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे मैं पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में जो पत्र पत्रिकाएं निकलती है, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? यहां पर भी सोच की बात है कि मैं उसे एक शोध छात्र के रूप में देखना चाहता हूं, या उसे मैं एक सामान्य पाठक के तौर पर देखना चाहता हूं, या उसे कवि साहित्यकार के रूप में देखना चाहता हूं। जब भी आप किसी चीज को देखेंगे तो जिस दृष्टिकोण से आप उस चीज को देखेंगे आपको वो चीज उसी दृष्टिकोण से जवाब देगी। तो कौन सी कविता की मैगजीन है या कहानी की मैगजीन है, या कहां से निकल रही है, किस भाषा में निकल रही है, उसका संपादक की स्थिति क्या है, उसमें किस प्रकार के लोगों की कहानियां आती हैं, सारा आधार रहेगा इस चीज को निर्णय करने के लिए कि ये चीज अच्छी है या बुरी। किसी भी चीज को बुरा नहीं कह सकते। एक किताब निकली थी मनोरमा, नूतन कहानियां, टेढ़ी मेढ़ी कहानियां, ये जो थी क्राइम पर बेस्ड थी, वो उनका अपना सेगमेंट था। अब क्राइम पर बेस्ड पत्रिका को झा साहब और डॉक्टर संजीव तो नहीं पढ़ेंगे, वो तो उसी तरीके की मंतव्य रखने वाले लोग पढ़ेंगे जिनको एडवेंचरस
एक्शन चाहिए, थ्रिल चाहिए। तो ये अलग अलग जी 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 सेगमेंट्स हैं जी सर। बच्चों के सेगमेंट्स अलग हैं, विद्यार्थियों के सेगमेंट्स अलग हैं, लेखकों के सेगमेंट्स अलग हैं, और इस प्रकार के जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, आप किस सेगमेंट को एड्रेस करना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी पत्रिका सारे सेगमेंट्स को डील जी नहीं कर सकती। जी अनुस्वार में हमने महत्वपूर्ण सेगमेंट लिए हैं और कोशिश करते हैं कि जो सामग्री आए वो अच्छी जी जगह से आए, चाहे सूर्य बालाजी से आए, जी जैसे लोगों से आए, या प्रताप सहगल जी के लोगों से आए, या मधु कांकरिया से आए, या मीनाक्षी जोशी से आए। मतलब कहने का सेंस ये हो जो अच्छे लोग हैं, ममता कालिया जी हो गई। तो इस तरीके से सबके मंतव्य अलग अलग होते हैं। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको जरूर देना चाहूंगा। साहित्य नहीं, जी साहित्यकारों को समझने के लिए, या उनकी मंशा जानने के लिए, या उनकी अप्रोच को समझने के लिए हमने एक मुहिम चलाया। मुहिम था साक्षात्कार। अच्छा इस साक्षात्कार मुहिम जी में हमने 150 साक्षात्कार ऑडियो विजुअल किए, और तकरीबन 100 रिटन क्वेश्चन आंसर हमको मिले। क्वेश्चंस एक ही है सब में, जी पूरे 250 में क्वेश्चन एक ही है, विचार या उत्तर अलग अलग है। इस तरीके से मैंने जी लोगों की भावना और भावाभिव्यक्ति तीनों को समझने की कोशिश की। बहुत विशद जी प्रोजेक्ट था। 250 लोगों से मिलना और 250 साहित्यकारों से हाँ करवाना समय के लिए, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने कार्यों में बिजी हैं। जी ऑडियो विजुअल के लिए टाइम बहुत कम निकला। कुछ लोग तो जी तुरंत मिल गए, जैसे झा साहब ने तो तुरंत कहा हाँ हाँ बिल्कुल। तो ऐसे कुछ लोगों ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया 2 साल में। 2 साल लगे मुझे इस प्रोजेक्ट को, और ये बहुत शीघ्र प्रिंटेड फॉर्मेट में अवेलेबल हो गया आपको। तो ऐसे समझते हैं, ऐसे ही ज्ञान बढ़ता है, ऐसे अप्रोच चेंज होती है, ऐसी डायनेमिज्म रहता है। कहने का मतलब, अगर आप एक ही लीक पे चलते रहेंगे तो शायद आप कुछ देने की स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि एक ही लीक पे चलते चलते जो निकलेगा मोनोटोनस होगा। और जब आप बदलते रहेंगे, हर सेगमेंट को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें डायनेमिज्म भी होना चाहिए। बाल साहित्य जैसा एक विशद शब्द, विशद विधा है। अब इस विधा का अगर एनालिसिस करके जी देखें तो जी जी 3 साल से 6 साल या 5 साल ये बिल्कुल अलग कविताएं होंगी। 5 साल से 11 साल का बीच का जी जी सेगमेंट बिल्कुल अलग होगा। 11 साल से लेकर के 16 साल का जी सेगमेंट बिल्कुल अलग होगा, और 16 साल से 25 साल का सेगमेंट बिल्कुल अलग होगा। तो बाल कविताएं या किशोर कविताएं एक कैसे हो सकती हैं? बाल जी साहित्य तो विभाजित हो गया डिफरेंट सोपानों में। क्यों? क्योंकि लाइफ का अप्रोच बदलता रहता है। अगर आप अनुमति दें तो मैं छोटा सा एक गीत भी सुना दूं आपको इसी संदर्भ में। अवश्य गीत छोटा सा है, और इसकी जो शीर्षक है वो है आईना। जी आनंद लीजिएगा उसी हिसाब से लिखा है। शुरुआत है। हम्म, याद आए सभी बीते दिन, याद आई वो सारी खुशी, याद आई गमों की घड़ी, आईना हो गई जिंदगी, आईना हो गई वाह जिंदगी। हाँ वो बचपन के दिन, वो खिलौनों के दिन, हाँ वो बचपन के दिन, वो खिलौनों के दिन, खेल के दांव सब याद आते हैं अब, खिलखिलाती है मन में खुशी, आईना हो गई जिंदगी। अगला सोपान देखिए। जी जी दोस्ती यारियां, खुशियां दुश्वारियां, मिलना और टूटना, छूटना, मिलना और छूटना, जुड़ना और टूटना, याद आती है हर वो घड़ी, आईना हो गई। अगले सोपान का मजा याद कीजिएगा जी लाइफ का। हाँ वो ख्वाबों के दिन, बढ़िया वो किताबों के दिन, जी मीठी परियों के दिन, मद भरे पल अचिन,
कैसा कैसा सफर वो हंसी, आईना हो जी गई जिंदगी। इस डेटिंग कल्चर से निकलने के बाद शुरू होता है प्यार का जी सिलसिला, साथ कोई मिला, दुनिया भी बस गई, कसक सी रही। सोच के देखिएगा, शादी के बाद कहीं ना किसी जगह के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आया होगा, पर जी मिला ना वो कारण कभी, आईना हो गई जिंदगी। जी उसके बाद में खुद से ज्यादा वाह इंपॉर्टेंट हो गई सबकी खुशी। कमाने लगे, बच्चे अच्छे हैं, किसी का जूता, किसी का चप्पल, किसी का मोजा, किसी की शर्ट, दिल में सबकी खुशी, जी वो तसल्ली भली, झूठे सब मायरे, अध खुले दायरे, कोई दिल से न पूछा कभी कि कैसे कर रहे हैं सब, कोई दिल से न जी पूछा कभी, आईना हो गई जिंदगी। एक समय आता है जब बच्चों वाह को ये रहता है कि हमको तो ये चाहिए, आप करके दो। अब आप कैसे करके दो तो वो तो बड़ा मुश्किल काम है। खैर, बराबर इसके बाद बच्चे सब अपनी काम धंधे में लग गए। तब क्या होता है, जी अब पहले पटल, पहले पटल मतलब एक चित्र की तरह, फिल्म की तरह, जी अब्रू पहले पटल पर हुए हैं अटल, कुछ सुहाने से पल, कुछ रूहानी गजल। शादियां हो गई, हस्बैंड और वाइफ अकेले, तो भी यादें आती हैं, कुछ सुहाने से पल, कुछ रूहानी गजल, गीतों में ढल गई बेबसी, आईना हो गई जिंदगी। हो गई बाकी कह रहे, ये जिंदगी लिखता कि मन से जो कुछ नहीं निकल पाया गीतों में लिख दो, अगर सीखा है जी तो गीतों में ढल गई जी बेबसी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर आईना हो गई जिंदगी। तो जी जीवन में जो सोपान आते हैं, जो उम्र के पड़ाव जिनको कहते हैं, या जिस तरीके की परिस्थितियों से हम निकलते हैं, बच्चों को निकालते हैं, हम तो बेटर करना चाहते हैं ना बच्चों से, लेकिन अब ठीक है, अपनी अपनी क्षमताएं हैं, अपने अपने अनुभव हैं, उन हिसाब से जैसा जैसा सामने आता जाता आदमी करता जाता है। जब याद आता है तो लगता है अब तो बहुत पुराने दिन हो गए। जी। जी जी तो आप अभी क्या लिख रहे हैं अच्छा। भविष्य के लिए अभी ये क्या आपने लिख रहे हैं कठिन प्रश्न पूछ लिया है। हमारा लिखने का तरीका अलग है। हम कारपोरेट से आए हैं, कानून से आए हैं, जहां पर हर काम एक सिस्टम के हिसाब से होता है। तो हम भी जी लिखने का काम भी जो हम करते हैं वो कारपोरेट की आदत के मुताबिक कारपोरेटाइज्ड हो गया है। अच्छा तो एक समय पर हमारी 4 से लेकर के 5 प्रोजेक्ट ओपन होती हैं, हम्म, और उन प्रोजेक्ट्स पे हम काम करते रहते हैं। मन एक जैसा कभी नहीं रहता, जी ओके मन बदलता है। अभी आपको मैंने जो सुनाई थी पहले शुरुआत में, वो नक्सलाइट्स पर थी, हम्म, ठीक है ना। फिर ये है जी कि बच्चों के वो ऊपर, कह दिया नक्सलाइट जी बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा बिल्कुल बचकानी हरकतें। बहुत बढ़िया जी बिल्कुल बचकानी हरकत। तीसरी जो हमारी प्रोजेक्ट इस समय चल रही है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग पजल है। हम गद्य लिखने का प्रयास कर रहे हैं अच्छा मुझे कि कुछ लिख पाए तो बढ़िया हाँ हाँ लघु कथाएं। अच्छा और उसी के जी साथ बहुत बढ़िया बहुत प्रबंध बढ़िया कार्य चल रहा है। अच्छा ओहो ये है, इसका नाम है प्रथा की कथा। बहुत बढ़िया क्या बात कुंती, अच्छा अच्छा कुंती का नाम प्रथा था, जी पांडवों जी का जी संवाद मुझे पता है जी प्रथा था। तो एक तो कुंती पे लिखना शुरू किया, लेकिन बहुत लंबा है जी काम, 2 साल लगने चाहिए अगर उसको लिखेंगे। हमने सोचा इस बीच पे एक छोटा सा काम निकाल लिया जाए, तो काफी रिसर्च करने के बाद अच्छा मुझे नाम मिला।
जी, तो बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभिमन्यु की पत्नी का कहीं कुछ लिखा ही नहीं है। लेकिन आप सोचो 16 साल की उम्र में जो विधवा हो जाए, जी। जिसके गर्भ पर ब्रह्मास्त्र की छाया रही या। हो, और जिसे अंत में अपने पति की हम्म। छाया के साथ सरयू में डूब के मरना पड़ा हो, ऐसे चरित्र को पीछे छोड़ के कैसे जा सकते हो आप? इस चरित्र की तुलना द्रौपदी के चरित्र से करो, गांधारी के चरित्र से करो, सीता के जी। चरित्र से जी। करो, किसी के भी चरित्र से कर लो, बिल्कुल अजूबा लगता है कि उसके साथ क्या हुआ। या। एक राजकुमारी इतने बड़े सही बात है। सदमे से गुजर गई और ऐसी जिंदगी जी गई, ये तो पता ही नहीं चला। 15 साल की उम्र में अभिमन्यु से शादी हो जी। गई, 16 साल की उम्र में अभिमन्यु मारा गया। फिर व्यास जी ने जब जी। एक बार एक रात के लिए सबको जिंदा किया था, आपने जी। पढ़ी होगी कहानी कि एक रात के लिए उन्होंने सारे जी। सिपाहियों को सबको जिंदा कर दिया था कि अपने अपने घर परिवार वालों से मिल लो। जी। उसमें क्या हुआ कि जो बहुत सारी विधवाएं थीं, उनको ये सूचना दे दी कि यदि आप चाहो तो इनके साथ आप प्रयाण कर सकते हो, जल समाधि ले सकते हो। तो कहते हैं लाखों औरतों ने अपने पति की छाया के साथ सूर्य सरयू में जल समाधि ले ली। उत्तरा उनमें से एक थी। अच्छा। तो क्या रहा इस जी। लाइफ में, और इस लाइफ को किसी ने अच्छा। देखा नहीं, किसी ने भावना ने सोचा नहीं कि पता चला इस लड़की से तो कुछ हो ही नहीं रहा, कि कहां फंस जी। गई जाकर। बहरहाल, तो हमने उत्तरा पर लिखना प्रारंभ किया है। अभी जी। पहला सर्ग ही लिखा है। किस हम्म, किसी स्टेज में मैंने सुना। अच्छा जी, आप पहले बता दीजिए फिर नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि अभी मैंने मॉर्निंग के यानी उषा काल के दर्शन पर कुछ लिखा है। अरुण अरुण सा गगन क्षितिज पर बिखर आती मुस्कान, अच्छा। सा पहनकर मुझे स्वर्ण स्वर्णिम किरणों के परिधान, आभा दीप्त सौम्य मुखमंडल, स्मित में नयन उज्ज्वल, रूप राशि को देख हो मौन चंचल। ये हमारी उत्तरा की जी। प्रारंभिक पंक्तियां। जी। जी, बहुत बढ़िया। और किसी स्टेज में मैंने सुना था कि आप अग्नि परीक्षा पर कुछ लिख रहे हैं। अग्नि परीक्षा प्रिंट में गई सर, प्रिंट में गई, कंप्लीट हो गई। कंप्लीट हो गई। जी। हम अभी यहां जब, पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा हाँ जी सर, कि जब कोई कहता है कि रावण के 10 मुंह थे, तो हम उसको तो मानते नहीं है, क्योंकि हाँ वैज्ञानिक रूप से किसी के 10 मुंह नहीं हो सकते हैं। हाँ हाँ, ये कोई प्रतीक होगा। तो प्रतीक है। जब इस पर डिस्कस किया जाता है कि राम ने अच्छा किया बुरा किया, अग्नि परीक्षा की या नहीं की, तो मैं ये सोच रहा हूं जी सर। कि जब अग्नि परीक्षा जैसी कोई वस्तु हो ही नहीं सकती, ऐसी कोई परीक्षा हो ही नहीं सकती, तो फिर इसका क्या क्या तुक है। मैंने बहुत सोचा कि अग्नि परीक्षा क्या होगी। मुझे तो दो उत्तर मिले। एक उत्तर ये कि ये कोई कोई आयुर्वेदिक दवा हो, कि जिससे कि सतीत्व को, या वो 12 वर्ष तक कोई युवती अगर अकेली रही हो, तो वो अकेली रही है या समागम हुआ है, उसका कोई टेस्ट हो कि एक आयुर्वेदिक दवा ले ली, और अगर समागम हुआ है तो कोई जलन पैदा हो जाती हो। एक तो ये संभावना है। दूसरी संभावना मुझे ये दिखाई देती है कि ये कोई लाई डिटेक्टर हो, कि अगर झूठ बोल करके अगर वो दवा ले ली, तो उसके कुछ शारीरिक प्रभाव महसूस होते हो, और उसका नाम अग्नि परीक्षा। वैज्ञानिक ढंग से जब मैं सोचता हूं, तो मुझे तो ये दो विकल्प नजर आते हैं। तो आपकी नजर में अग्नि परीक्षा क्या है। मैं बताता हूँ। अगर आप छोटा नागपुर की साइड में जाएं, तो आज भी लड़कियों की परीक्षा अग्नि परीक्षा के द्वारा लिए जाते हैं। कहां पर। अब छोटा नागपुर के कुछ कबीलों में, अच्छा। छोटा नागपुर बिहार और झारखंड के बॉर्डर बॉर्डर पर है। जी। दूसरी चीज, वहां अभी भी शादी तब होती है जब आप किसी लड़की को गर्भवती करते हैं। आप वहां पर गांव के बच्चे गांव की बच्चियों के साथ घोटुल में रहते हैं, और अगर किसी से कोई लड़की गर्भवती हो जाती है तो उस लड़की की शादी उस लड़के से कर दी जाती है, और जब तक लड़की गर्भवती नहीं होती तब तक कोई शादी नहीं की जाती है। ऐसे कितने ही प्रकार के कबीलों में या गुटों में होती है। एक जैसे एक ऐसा स्थान है, मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा है,
ऐसा स्थान है कि जब उस गांव में कोई लड़की ब्याह के आती है तो उसकी पहली रात उस गांव के जमींदार के साथ होती है। अच्छे या बुरे जी कस्टम हैं और हैं। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जहां तक सीता की अग्नि परीक्षा है, सीता को जला करके पायर पे चिता पे बैठा के नहीं की गई, वो कुछ इस तरह से की गई होगी कि जो छोटा नागपुर के साइड में होती हैं, वहां क्या होता है, लड़कों के लिए परीक्षा होती है विशेषकर, कोयला आग जला करके कोयले का वो एक बेड सा बना दिया जाता है छोटा सा, और बच्चों को उसके ऊपर से निकलना होता है। ये परीक्षा होती है आपकी गति की, आपकी वेलोसिटी की, कि आप कितने गतिमान हैं। अगर आप का पांव कोयले पे पड़े, जलते कोयले पे पड़े और फटाक से हट जाए फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के हिसाब से, तो आप बिल्कुल नहीं जलेंगे, आपको छाला तक नहीं पड़ेगा। और एक जरा सा भी पैर रुक गया तो वहीं गिर जाओगे, जल जाओगे। ये आज भी होती है, आप ध्यान से सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से अग्नि परीक्षा कुछ इसी तरीके की होगी। लेकिन उससे सतीत्व का पता चलना ये कैसे? ओके ठीक है, ये तो एक प्रैक्टिस है कि ये जादूगर लोग बता देते हैं। नहीं सर, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लाइट डिटेक्टर टेस्ट इसके साथ इंक्लूडेड है। यदि आपने गलती करी है, यदि आपने समागम किया है, यदि आपने सीमा तोड़ी है, तो आपके मन में, आपके मस्तिष्क में उस चीज के लिए एक छिपाव पैदा हो जाएगा। जब कभी आपकी चोरी पकड़ी जाती है तो आपके पैरों की गति और आपके शरीर की दुर्गति हो जाती है, आप ढीले ढाले होकर के एकदम बैठ जाते हैं, ये क्या हो गया जी। तो यदि आप कोयले पे गिर गए तो इसका मतलब आपने गलत काम किया है, क्योंकि आपकी गति नहीं होगी उसको पार करने के लिए। आपके मन में ये विचार होगा कि मैं तो पकड़ी जाऊंगी, मैं तो पार नहीं कर पाऊंगी। और वो भावना के मन में होने के परिणाम स्वरूप क्या होगा कि आप गिर सकते हैं वहीं से या जल सकते हैं। और अगर ऐसी कोई चीज दिमाग में तो मैंने की, फिर दौड़ गया, तो आप तेजी से निकल जाएंगे। अग्नि परीक्षा की इस विधि से सतीत्व का या गलती का या झूठ का या अपराध का पता लगाया जा सकता है। तो आपने ये मान्यता, खैर साहित्यकार को ये छूट हो रहती है नहीं, हमने कि तो वो एक मान्यता को ले ले और उसको उसमें उसको मान के चले। लेकिन मैंने कुछ ऐसे प्रश्न उठाए हैं जी। जैसे एक प्रश्न मैंने उठाया है कि यदि सीता के लिए लड़ाई की जा रही थी, युद्ध किया गया था, और राम सीता को चाहते थे, तो ऐसी दशा में रावण की मृत्यु के बाद सीता के बाद किसको जाना चाहिए था? सीता को लेने के लिए या उसके पास किसको जाना चाहिए था? बताइए। जी। राम को। और राम खुद न जाकर के लक्ष्मण को भेज रहे हैं, कोई प्रेम नहीं दोनों के बीच। विचार करिएगा। एक धोबी के कहने से अपनी पत्नी को परमानेंट निकाला दे देना, 2 बच्चों की गर्भवती को रात में हटा देना, उसके द्वारा 2 पुत्रों को जन्म दिए जाने तक कभी न मिलने जाना, 10 साल वाल्मीकि आश्रम में रही, कभी पता नहीं किया कि जिंदा है कि मर गई। क्या प्रेम था? और कहां थी मर्यादा? और क्यों मर्यादा? आप अपने पवित्र की, अपने परिवार की मर्यादा का संभाल नहीं सके, दुनिया क्या आप संभालोगे? जब आप प्रभु का अवतार हो और आपने संसार में पति और पत्नी यानी पुरुष और स्त्री को बनाया है, तो आप पुरुषों की बात तो करते रहे, लेकिन स्त्रियों की बात कब करी आपने? जी। तो मैंने तो लिख दिया, सीता के मुंह से कहलवा दिया, छल है तुमको कहना, या छल से तुम कहे जाते हो मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन तुमने कब न मर्यादा निभाई या कब मर्यादा बचाई? तो कैसे हो सकते हो तुम मर्यादा पुरुषोत्तम? तो कर दिया, ब्लंट लिख दिया। कैसा हो सकता है? ऐसा पिता कैसा हो सकता है जो कभी मिलने न जाए? इसलिए क्योंकि धोबी ने कह दिया था। जी, अलग अलग समाज के अलग अलग आदर्श होते हैं, और कोई भी चीज जब लिखी जाती है तो उसमें लेखक हमेशा शामिल हो जाता है।
सवाल जैसे से राम के बारे में वाल्मीकि ने लिखा तो वाल्मीकि शामिल हो गए, तुलसी ने लिखा तो तुलसी शामिल हो गए। तुलसी ने तो शायद उत्तर रामायण के बारे में कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है, क्योंकि वो उनके राम आदर्श राम थे। तो यही है कि लेखक जो है वो किसी भी लेखन में शामिल हो जाता है। इसीलिए ये हमने आपको बात तो 3 चीजें बताई थी, देश काल वातावरण, अनुभव एवं भावना, और तीसरा जी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, कि आप किसके गेटअप, किसके लिए आप लिख रहे हैं। जी इन 3 चीजों पर आधारित होगा। अब जैसे मैं लिख रहा हूं तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं उन चरित्रों को जरूर देखना चाहूंगा एक बार अपनी नजर से जिन चरित्रों को देखा नहीं गया। जी ठीक है ना। तो मैं उन चरित्रों को, अहिल्या को देख रहा हूं। मैंने देखा अशोक की चौथी पत्नी जो थी तिष्य रक्षिता, उसने कुणाल की आंखें निकलवा ली थी। क्यों निकलवा ली भाई, ये तो ममतामयी होती है। तो देखा हमने उसमें अंदर जा करके, तो देखा कि हाँ। तो फिर मुझे लगा ये गलती किसकी थी, अपराध किसका था। तो मुझे लगा ये अपराध तो सम्राट अशोक का था। जी कि आप इतने जी लोलुप हो गए, आप इतने कामी हो गए कि अपने चौथी पत्नी की परिचारिका को सुंदर देखकर आपने उसको अपनी चौथी पत्नी बना, 5वीं पत्नी बना लिया। और ये नहीं सोचा कि 5वीं पत्नी जिस उम्र की है उस उम्र की आवश्यकताओं को हम पूरा कर पाएंगे या नहीं। जी और जब उसका परिणाम सामने आया तो अपराधी नहीं बनी वो, मार डाला गया उसको। तो इस तरीके की चीजों को खोद के देखने की कोशिश करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब जैसे कोणार्क में 3 बार गया लिखने से पहले, हमने ये सोचा कि कोई कोणार्क में ऐसी मैथुन मूर्तियां कैसे बना सकता है, कैसे बना सकता है बताइए। जी आप उसके जी महाशिल्पी हो और आप मैथुन मूर्तियां क्यों बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, किस आधार पर बनाएंगे, किस अनुभव पर बनाएंगे। जी ये तब बन सकती हैं जब रोज रात को सपने में आदमी किसी को देखता हो और अपनी अच्छा अपूर्ण अतृप्त इच्छा को पूरा करता हो। जी तो फिर ऐसा आदमी जो महाशिल्पी था उसकी क्या कथा रही होगी। जब उस कथा को देखने जाते हैं तो ये पता चलता है कि 12 वर्ष पहले वो अपनी पत्नी को, गर्भवती पत्नी को छोड़ करके शहर आया होता किसी नौकरी की, और उसी समय उसको महाराजा लक्ष्मण ने कैद कर लिया होता इस काम के लिए कि तुम यहां से तभी निकलोगे जब तुम मंदिर बना के जाओगे। तो वो अपनी पत्नी से नहीं मिल सका, उसने अपने बच्चे को नहीं देखा। जी तो उसके मन में जो भूख थी, जो प्यास थी, वो बिखर गई कोणार्क की दीवारों में। अब मनोवैज्ञानिक तौर पर सोचिए, वो बिखर गई वहां की दीवारों में। जी जी अब उसके लिए एक रीजन बनना चाहिए था कि दीवारों पे ऐसा क्यों बनाया, तो मंदिर है। बताइए इसका क्या जवाब है। मंदिर की जी दीवारों पर जी मैथुन मूर्तियां क्यों बनाई। उसका जैसे जवाब खजुराहो की। उसका जवाब उसने जी महाविष्णु ने क्या खोजा पता है। किसी भी व्यक्ति को साधना करने से पूर्ण निष्काम होना चाहिए, और जी निष्काम तब होगा जब इन मूर्तियों से वो प्रभावित न हो। इसलिए साधना की सही शुरुआत बात। साधना की शुरुआत इन मूर्तियों की आराधना से होनी चाहिए। जी जी अच्छी व्याख्या। तो कहीं ना कहीं से आपको ये आने लगता है समझ में कि सच्ची बात तो उस जमाने के परिप्रेक्ष्य में ये रही होगी। जी 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 अंत में आप नए लेखकों को क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, नए लेखक अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी जो विल पावर है वो अच्छी है, उनकी राइटिंग पावर भी काफी ठीक है। लेकिन 2 चीजों की बहुत बड़ी कमी है। पहली चीज ये कि वो पढ़ते नहीं, तो पढ़ते नहीं तो करते नहीं। तो जी जो गहराई आनी चाहिए, गंभीरता आनी चाहिए उनके लेखन में, जो गुणवत्ता आनी चाहिए उनके लेखन में, उससे छीन हो जाती है उनकी रचनाएं। दूसरी चीज ये है कि जबरदस्ती नहीं लिखना चाहिए। जी अगर मैं कविता लिख रहा हूं तो मुझे मैं कविता ही लिखनी चाहिए।
रसात्मकम वाक्य होना चाहिए। अच्छा, अगर हम रसात्मक नहीं लिख सकते तो कविता कैसे लिखेंगे, कैसे उसे हम कविता कहेंगे? चलो अच्छा ठीक है, छंद में मत लिखो, लेकिन गेयता तो होनी ही चाहिए। रसात्मकता और गेयता ना हो तो जी कविता को कविता कैसे कहोगे? तो ऐसी जी चीजें हैं जिनके बारे में अगर आप व्यंग लिख रहे हैं तो देखिए, आप हरिशंकर परसाई को ही देखते हुए क्यों चले आते हैं? कभी ज्ञान चतुर्वेदी को भी देख लीजिए, बस वही लकीर जी पकड़े हरिशंकर परसाई की, बस में हम चले जा रहे हैं। अरे वो उस जमाने का वो था, तभी तो हमने लिखी मधुशाला आजकल, आज की मधुशाला। जी तो उस चीज को लेके चलना हमें बड़ा अटपटा लगता है। दूसरी चीज, ये जी। कुछ विधाओं में इस तरीके की स्थिति पैदा हो गई है जहां लोगों ने अपने अपने बुत बनाने शुरू कर दिए हैं, तो वो जो जी सियासतदारी शुरू हो गई उससे भी बड़ा नुकसान हो रहा है। जी तो बचना चाहिए, सियासतदारी जी से लेखक को बचना चाहिए, अन्यथा वो गुणवत्तापूर्वक और बिना किसी बायस के जो लिखा जाता है वो नहीं लिख पाएगा। जी और तीसरी चीज ये कि जो लिखो उसको पढ़ो भी बैठ के, 2 बार जी। पढ़ो भी उसको बैठ के। अगर खुद को पसंद आए तो फाड़ दो, और खुद को पसंद आ जाए तो छाप दो। सही बात है, सही बात है। और जो लिखा है वो अच्छा लिखा है या बुरा लिखा है वो अलग चीज है, आपको पसंद होना चाहिए। जी दाता को नहीं पसंद आया नहीं पढ़ेंगे। सही बात है। संजीव जी उसके ऊपर फालतू की आलोचना कर रहे हैं, करने दो, आपने जो लिखा हो ठीक है, लेकिन जी आपको तो संतुष्ट होना चाहिए कि मैंने ठीक लिखा। जी सही बात है, कल हमारी किसी सही बात छात्र है। के साथ वार्ता हो रही थी ऐसे ही, हाँ तो उनसे मैंने यही पूछा कि आजकल जो आपके पास सामग्री आ रही है तो काव्य के क्षेत्र से या कहानी के क्षेत्र से कैसी आ रही है, कितने परसेंट होके आ रही है? तो उन्होंने बोला मोटे तौर पर हर विधा में 80 से 90% कचरा है। लेकिन मेरा क्या, हम्म, तभी तो मैं पैसे लेके छापता हूं कि मैं तो बेच नहीं पाऊंगा इस कचरे को। बराबर। ऐसा तो छपा लो, सही अब बात। आपके बाद में जो आपको अच्छा लगे सो करो। जी 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 तो गुणवत्तापूर्वक लिखने का नहीं बन रहा, लेखक बहुत हैं, नए नए सोशल मीडिया ने बहुत अच्छे 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 अवसर और अपॉर्चुनिटीज दी हैं, लोगों को बढ़ना चाहिए, आगे लिखना चाहिए, लेकिन पढ़ के देखो कि कैसा लिखा गया है, उसमें क्या तब्दीली हो सकती जी है, उसमें गुणवत्ता कितनी बढ़ाई जी जा सकती है। लेकिन जब आप खुद ही नहीं पता तो आपको जी क्या, कविताएं तो बराबर। और भी सही। माशाल्लाह, क्यों यही नहीं पता कैसे कविता कहें क्यों। जी सही बात है, सही बात है। बहुत सुंदर डॉक्टर संजीव कुमार जी, आपसे हमें आज बहुत जानकारी मिली और अच्छी जानकारी मिली। आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए हम आपको आभार व्यक्त करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। नमस्कार। एक